बातचीत करने के लिए। संजीव, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। पहले आपका व्यू समझते हैं कि बीओबी कैपिटल मार्केट्स पे आपकी रिसर्च टीम, आप सब लोग बैठ के जो डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं उससे बाजार पे क्या व्यू बन रहा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 6 to 8 मंथ्स टाइप ऑफ व्यू, कौन से इंडिकेटर्स को आप रीड कर रहे हैं? देखिए, जब आप मीडियम और लॉन्ग टर्म व्यू की बात करते हैं तो लोग इसको गलत समझते हैं। आप मीडियम को 6 महीना मान सकते हैं, मीडियम को 1 साल मान सकते हैं और लॉन्ग टर्म को 3 साल में मान सकते हैं। और इक्विटी मार्केट्स में संयम बरतना एक बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्ग टर्म व्यू जो होता है वो 2 से 3 साल की बात होती है। मैं मीडियम टर्म को 1 साल मानता हूँ। और अभी जो बाजार का रुख है वो साइडवेज है। आप देख रहे हैं कि कभी ऊपर है, कभी नीचे है। उसका कारण है कि हम देशीय अंतर्देशीय मार्केट्स की बात करते हैं, हम कोविड का इम्पैक्ट ओमिक्रॉन की बात करते हैं, हम टेपरिंग की बात करते हैं, फेड क्या करने वाला है उस पर भी डिपेंडेंट है मार्केट। इस तरह चारों चीज को मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स हमारे देश में अभी स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकल्स कभी कभी वीक हो जाते हैं। अभी आप ईयर एंड क्लोजिंग है एफआईआईएस की, उसके कारण भी बेकार आ जाता है और डीआईएस खरीदते हैं और एफआईआईएस बेचते हैं। तो इन सब को मद्देनजर देखते हुए मेरा ये मानना है कि मार्केट्स ठीक रहेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि काफी क्रैश होगा या काफी बुल रन रहेगा, ये मुश्किल है। ये आप देख ही रहे हैं मार्केट में, जिस तरह से सारे रिसर्च एनालिस्ट बता रहे हैं आपको कॉशन इज द वर्ड, आपको ठीक से देखकर निवेश करना होगा। संजीव, इस साल की अगर हम बात करें, ये साल काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी एनकरेजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अगला साल आपको मार्केट्स के लिहाज से कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि अब हमारा मार्केट सिर्फ एफआईआईएस पे डिपेंडेंट नहीं है। आपने देखा है कि डीआईएस के जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां से आते हैं, वो लिक्विडिटी से आते हैं। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर पिछले महीने 11,000 करोड़ एसआईपी में आया है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पैसा शेयर बाजार में आ रहा है। और जब तक ये पैसा शेयर बाजार में आता रहेगा, लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, हम इन्वेस्टमेंट्स का रुख देखते रहेंगे, बिकवाल से ज्यादा खरीदारी रहेगी और यही मार्केट को स्ट्रांग बना रहा है। इसलिए लिक्विडिटी को भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानता हूं कि मार्केट्स को अच्छे रहेंगे। तो अगले साल भी मेरे हिसाब से अगर कुछ बहुत ज्यादा कुछ कोविड पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो मैं समझता हूं मार्केट ठीक रहेगा। बिल्कुल। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के क्रेडिट ऑफटेक देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, इन सभी स्पेस के लिए फंडामेंटली काफ़ी सुधार हुए हैं, लेकिन इन स्पेसिफिक टू बीओबी हम बात करें तो कैसी गाइडेंस आप हमसे शेयर कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में नहीं बोल सकता हूं कि मैं बॉब कैपिटल सब्सिडी में रहता हूं। राइट, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट जो बोला कि इंडियन मार्केट सब एफआईआईएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया की लास्ट 35 साल में जो मार्केट्स में ग्रोथ हुई है उसमें पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा एक्चुअली एफआईआईएस ने किया है और इंडियन मार्केट्स में इंडियन इन्वेस्टर्स ने 4-5% की हिस्सेदारी ली है। कुछ इंडियन सिटीज़ में आप देखेंगे पेनिट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन अब वो पूरा वेव बदल रहा है और यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पर भी हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि बढ़ो बदलो देश के साथ, और देश में एक बदलाव आ रहा है। लोग इक्विटीज़ के लिए रिस्पेक्ट लाके, उनके मन में रिस्पेक्ट आ रही है और वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तभी 11,000 करोड़ की एसआईपी बुक हो गई है और आप बता रहे हैं कि ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो हम यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम संजीव, आप बीओबी कैपिटल मार्केट्स में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत करते होंगे अपने रिसर्च के दौरान, और आज हमें जो एडवांस टैक्स के नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत ही सॉलिड थर्ड क्वार्टर के एडवांस टैक्स का रीडिंग आई है। आपका क्या सेंस बन रहा है इनसे बातचीत में, उनकी अर्निंग्स पे, उनकी स्टेबिलिटी पे, कॉर्पोरेट्स की? देखिए, जेनरिक आंसर देना बहुत गलत होगा, क्योंकि हर सेक्टर में कुछ एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो अच्छा करती हैं और जो नहीं करती हैं। इसलिए एक खुलासा, एक स्टेटमेंट की ये सब बहुत अच्छा है, अर्निंग्स बहुत अच्छी है, ये सेंसेक्स को दर्शाता है। अगर ओवरऑल अर्निंग्स एवरेज में अगर ज्यादा होंगी तो मार्केट अच्छा होगा। लेकिन ये बात पक्का है कि कुछ एक सेक्टर्स जो मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल इकोनॉमी को देखते हैं, वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है और स्ट्रांग भी है। दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो आप जहां भी देखेंगे उनकी बढ़ोतरी मुनाफे में कम भी हो सकती है, क्योंकि जो कमोडिटी मार्केट्स है वर्ल्ड ओवर में चेंजेस आ रही हैं। तो ये कहना मुश्किल है और आपको बताना मुश्किल है इस 1 मिनट के दौरान कि कौन से कंपनीज अच्छी करेंगे। लेकिन सेक्टर्स की बात करें तो मुझे टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी बहुत अच्छे लगते हैं। और पिछले हफ्ते ही हमने एक डिजिटल हमने कॉन्फ्रेंस किया था
जिसमें हमारे साथ जुड़े थे ई क्लार्क्स, माइंडट्री, एफएल इंडिया, ESDS, गेम्स 24/7। इन सबसे बातचीत करने के बाद हमें ये लगा कि जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी डिजिटल सर्विसेज में कार्यान्वित है, जो डिजिटल सर्विसेज दे रही हैं, उनका मुनाफा बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज आप देखिए मार्केटिंग में, आप आज देखिए ऑपरेशंस में, सब कुछ में डिजिटल इनिशिएटिव्स का बोलबाला है और ये मेरे हिसाब से आगे बहुत सालों तक चलता रहेगा। जी हाँ, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, आपने सही कहा कि ये बहुत सालों तक जारी रह भी सकता है। दूसरा संजीव, अगर हम, जैसे आपने खुद भी कहा कि जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन है काफ़ी अच्छा रहा है, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर जिस तरह का रहा है, SIPs में जिस तरह से उन्होंने निवेश बढ़ाया है, जाहिर सी बात है एक पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन होता है इक्विटी मार्केट्स का और म्यूचुअल फंड्स का, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमने लोगों के थॉट प्रोसेस में देखा है। यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है आगे जाके, तो जो फ्रेश एंट्रेंट्स हैं, फिर नए बाज़ार में आने वाले जो निवेशक हैं, लोग हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, उन्हें आपकी सलाह फ़िलहाल क्या होगी? किस तरह के फंड्स पर उन्हें नज़र रखनी चाहिए कंसिडरिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड द मार्केट सिनारियो? क्योंकि हम लोग बॉब कैप्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं, वो बहुत ही अध्ययन करके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल निवेशकों के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप टिप्स पर ना जाएं, इंफॉर्मेशन पर जाएं, फंडामेंटल्स को देखें, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ही निवेश करें। ये बहुत बड़ी बात है। और अब जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपके पास एडवाइजर होना चाहिए जो आपको फंडामेंटल समझाए कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सी कंपनी का मुनाफा अच्छा होने वाला है, उसका ग्रोथ क्या है। मैं जो देख रहा हूं, हमारे देश में बहुत सारे निवेशक अपने हाथ जला लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां रातों रात पैसा कमाया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि इससे बचें, आप अपना होमवर्क करें, अपना एडवाइजर से बात करें। अब हम बात करते हैं, राहुल चड्ढा मीरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के CIO हैं। तो अभी जो एक करेक्टिव फेज में इंडिया आ गया है, इंडियन मार्केट्स आ गए हैं, राहुल आप किस तरह से देख रहे हैं? ये पार फॉर द कोर्स है, कोई चिंता की बात है आफ्टर 24 मंथ्स ऑफ वेरी गुड रिटर्न, या आपको लगता है थोड़ा कैचिंग ऑफ ब्रेथ हो रहा है और 6-8 महीने में वापस अपवर्ड मूव शुरू हो जाएगा? आई थिंक जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है कि 3-6 महीने मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, टाइम करेक्शन होगी, बिकॉज ग्लोबली अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी मार्केट्स परफॉर्मेंस के लिए, और वैल्यूएशन भी थोड़ी सी महंगी हो गई थी। तो क्योंकि अभी US फेड थोड़ी टेपरिंग कर रहा है, डॉलर स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर जाएंगे, तो उसके रहते हुए मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है मार्च तक, बट अंडरलाइन मोमेंटम इंडिया में काफी स्ट्रांग है। इफ यू लुक एट द फैक्ट, ग्रोथ अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग रेनेसांस हो रहा है और कुछ इकोनॉमिक एक्सेसेस नहीं है। तो जैसे मार्केट को कंफर्ट आएगा कि ये जो न्यू वेरिएंट है कोविड का, ओमिक्रॉन, इतना सीरियस वेरिएंट नहीं है, कंटेजियस है, बट डेथ रेट्स लो हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस लो है, और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वॉच, दैट शुड गिव कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स टू इंक्रीज एक्सपोजर। राहुल, अगर हम वैल्यूएशन के तौर पर देखें, और क्योंकि आपने अर्निंग्स की बात की, इनफैक्ट यही मेरा अगला सवाल था भी, कि काफ़ी हद तक ये जो इकोनॉमिक रिकवरी और कुछ एक सेक्टर्स का आउट परफॉर्मेंस है वो मार्केट ने प्राइज इन कर लिया था। सो इज देयर अ रूम फॉर फर्दर अपसाइड, या फिर ये जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, वो सेंटिमेंट एक्सटेंड हो सकता है अगर नतीजे एक्सपेक्टेड लाइंस पर आए तो अगर हम मार्केट में एक खूबी है वो ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स है, और हम ये बोल सकते हैं कि ये सेक्टर्स कुछ काइंड ऑफ कोरिलेटेड सेक्टर्स है। जैसे IT सेक्टर है, दैट इज लिंक्ड टू द ग्लोबल डिमांड। तो अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी रिकवरी में थोड़ा इशू रहता है, या फिर अगर कोविड से रिकवरी थोड़ी सी डिलेड होती है, तो बिकॉज द IT सेक्टर इज डूइंग वेल, मार्केट में कंटिन्यू टू होल्ड ऑन वेल, बट गिव इट अबाउट 6 मंथ्स। और ये हमने स्पेनिश फ्लू के साथ भी देखा था कि जो सब्सिक्वेंट वेरिएंट्स थे वो कंटेजियस थे बट लेस लीथल थे। तो अगर कोविड भी वही शेप ले रहा है और 2-3 साल के अंदर, जो कि अगले 1 साल में हो जाएगा, वैक्सीनेशन रेट्स इंप्रूव हो गए हैं, वेरिएंट्स लेस लीथल हो गए हैं, हर्ड इम्यूनिटी ट्रूली बिल्डअप हो गई है, तो देन डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लेस वुड डू वेल। सो व्हाट वी विल सी इज probably tech hold on well for next 3 to 4 months, but over let's say next 12 months, some of the domestic economy plays, financials हो गए, autos हो गए, industrials हो गए, they can do well.
राइट आप जैसे आईटी स्पेस की बात कर रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डॉलर की स्ट्रेंथिंग है, रुपी की वीकनेस है, वो इट कंटिन्यूज टू सपोर्ट आईटी के लिए आउटलुक अच्छी रहेगी। आईटी पैक के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर, आईटी सेक्टर दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। और अगर आप रुपी की डिप्रिसिएशन को देख के बिना कंपेयर करेंगे इमर्जिंग मार्केट से, दूसरी इमर्जिंग मार्केट से, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो एक फैक्टर इन है आईटी फैक्टर के लिए, कितना बड़ा प्ले आउट होगा आगे आने वाले समय में भी? तो आई थिंक आईटी सेक्टर के लिए जो बड़ा ड्राइवर है वो डिमांड ग्रोथ है। कि आज भी जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं वो ओवरनाइट एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद देख रहे हैं, और डिमांड्स बीन वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज जो ग्लोबल कंपनीज हैं दे क्लियरली रियलाइज कि omni चैनल डिजिटाइजेशन दिस इज द वे टू स्टे रेलेवेंट फॉर नेक्स्ट डेकेड। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया डिजिटाइजेशन, और उसमें इंडियन कंपनीज लीडिंग प्लेस हैं, एंड द वे इंडियन कंपनीज काइंड ऑफ हैंडल देयर क्लाइंट्स अराउंड कोविड टाइम्स gives a lot of confidence to the clients कि these are the companies to go to when one needs solution for digitization. So I think demand recovery एक बड़ा फैक्टर है। रुपी डेप्रिसिएशन इतनी कोई खास नहीं है। अगर हम बाकी EMs देखें तो टर्की वगैरह में, ब्राजील में काफी बड़ी रुपी डेप्रिसिएशन हुई है, बट हम लोगों का करंट अकाउंट डेफिसिट इज मच बेटर देन इट वाज इन 2013। फॉरेक्स रिजर्व्स अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में 375 बिलियन से nearly about $640 billion हो गए हैं। तो I would not be worried about too much rupee depreciation. राइट राहुल, एक सवाल हम लोग यहाँ रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पे, और वो है कि इंडियन मार्केट्स की जो डिपेंडेंस एफआईआईज पे है वो कहीं हद तक बैलेंस आउट हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज हैं उनके लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स अभी भी फॉरेनर्स हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स ने कम पार्टिसिपेट किया लास्ट 30 ईयर्स की वैल्यू स्टोरी में या वेल्थ क्रिएशन स्टोरी में, बट अब वो बदल रहा है। तो आपको लगता है कि यूजुअली पुरानी एफआईआई सेलिंग के मुकाबले तो बाजार 20-25% एरोड हो गया होता, लेकिन ये एक थर्ड फ्रंट जो इंडियन इन्वेस्टर्स का खड़ा हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। आपका क्या व्यू? आप एक तरफ तो आप एक इंडियन ओरिजिन के भी हैं, आपको खुशी होती होगी ये देख के, बट आप एक ग्लोबल ब्रोकरेज में भी काम करते हैं, तो ये जो एवोल्यूशन हो रहा है इंडियन मार्केट में, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बहुत हेल्दी एवोल्यूशन है, बिकॉज देखिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो कि काफी अच्छे एडुकेटेड हैं और जो कि मीडियम टू लॉन्ग काइंड ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 1 से 3 साल का या लॉन्गर टर्म का व्यूज लेके आ रहे हैं, सिप्स के थ्रू आ रहे हैं, तो वो मार्केट को काफी डेप्थ देता है, काफी स्टेबिलिटी देता है। हालांकि हम एफआईज की बात करते हैं, बट सारे एफआईज बराबर नहीं होते। मतलब हम लोग जो हैं we are long-term FIs, but there would be hedge funds which would be looking to short because of dollar strength, etc., or all these global concerns. There would be macro funds जो कि पिछले साल आए थे और उनको लगता है कि global liquidity कम हो रही है, तो वो AUM से पैसे निकाल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसके सामने अगर आपको सपोर्ट मिलता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, जो कि अपनी लो इक्विटी एलोकेशन से इक्विटी एलोकेशन इंप्रूव कर रहे हैं और जो कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आ रहे हैं सिप्स के थ्रू, तो वो मार्केट में बहुत अच्छा बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा। क्योंकि 3 से 6 महीने के बाद जब एफआईज को भी लगता है कि बस इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज नॉट अ 1 ईयर स्टोरी बट अ 3-5 ईयर स्टोरी, they will increase exposure. These domestic investors who came at an appropriate time would benefit the most. राहुल, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स, इसमें अगले साल के लिए भी क्या ये जो डीकपलिंग है वो हम कंटिन्यू होती देख रहे हैं? बिकॉज हमने देखा यूके ने रेट हाइक किया, यूएस में ऑलरेडी फेड हैज सिग्नल्ड कि अगले साल 3 रेट हाइक हो सकते हैं। भारत में अभी इसकी बात हो रही है, होगा तो भी अगले साल शायद 1 या 2 हो, वो भी मे बी सेकेंड हाफ में। और दूसरा इन्फ्लेशन जो है उसको लेकर भी आरबीआई का व्यू यही है कि इट शुड कम इन कंट्रोल प्रॉब्ली बाय Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये ध्यान में रखते हुए क्या हम एक डीकपलिंग का प्रीमियम एक्सपेक्ट करें इंडियन मार्केट्स में नेक्स्ट ईयर? तो वो रह सकता है। आई थिंक उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल है। क्योंकि आई थिंक आवर व्यू इज बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर आईटी की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, बट इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होगी, बैंक्स में आपको क्रेडिट ग्रोथ दिखाई देगी, निम्स एक्सपेंशन दिखाई देगी। तो गवर्नमेंट ने जो पिछले 2-3 साल में काम किया था, जीएसटी या ये जो पीएलआई स्कीम्स है, उसके जो बेनिफिट्स है वो अगले 2-3 साल में दिखाई देंगे, एंड दैट इज वेयर आई थिंक इंडिया में स्लाइटली डीकपल, पूरी तरह तो कोई डीकपल नहीं होती मार्केट बिकॉज वी लिव इन अ फेयरली काइंड ऑफ एन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बट इंडिया में स्लाइटली डीकपल एंड कंटिन्यू टू मेंटेन द प्रीमियम टू अदर ईएम्स। करेक्ट। साथ ही वेरी क्विकली राहुल, जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि एडवांस टैक्स नंबर्स जिस तरह के आ रहे हैं उसको देखकर आपको क्या व्यू आता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स थर्ड क्वार्टर की, और ओवरऑल व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? किस तरह की कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए कमिंग क्वार्टर के लिए?
No, I think those numbers are fairly good and we remain positive on that. And I think अगर हम monthly GST collections भी देखें तो काफी अच्छा मतलब positive है, government fiscal deficit control में रहेगा. That gives government lot of opportunity to kind of use these resources for productive sectors. So I think that is a comfort of the underlying health of the economy. So advanced tax numbers, GST collections are a big positive that government strategies, government policies are working. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सिक्योर रिडीमेबल एनसीडी के पब्लिक इशू की घोषणा करी है। 9.25% प्रति वर्ष तक की कूपन दर की पेशकश की है और 0.25%